नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24 पर सरकार। और सरकार में अब बारी नतीजों की। 5 वर्ष के बाद सरकार किसकी अगली छत्तीसगढ़ में, सत्ता किसकी अगले 5 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश में, यह तय कर दिया है आपने। और इन नतीजों पर सबसे बड़ा महाकवरेज लेकर इस ऐतिहासिक स्थल, इस विवेकानंद सरोवर स्थल से हम आपका स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हितेश व्यास। और जैसा कि पुनीत ने बताया, ये इस वक्त हम स्वामी विवेकानंद सरोवर पर मौजूद हैं। बूढ़ा तालाब रायपुर का ऐतिहासिक स्थल, इतना ऐतिहासिक स्थल है कि छत्तीसगढ़ में कई राज्यों के उदय, कई सरकारों के उदय और अवसान का गवाह ये स्थल रहा है। लिहाजा हमने खास व्यवस्था की है कि सीधे यहीं से जब छत्तीसगढ़ की नई सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश की नई सरकार बनेगी, राजस्थान की नई सरकार बनेगी, तेलंगाना में नई सरकार का आगाज होगा, तब यहीं से तमाम अपडेट इस खास कार्यक्रम के जरिए आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, तमाम अलग अलग आयामों के जरिए। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटें और मध्य प्रदेश की 230, यानी कुल 320 सीटों पर 320 रिपोर्टर हमारे साथ में जुड़ेंगे। हर एक सीट का बारीकी से सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंचेगा। कौन आगे, कौन पीछे, किसे कितने मत मिले, कितने मतों से कौन लीड कर रहा है, इसका पूरा अपडेट आपको मिलेगा। और जैसा हितेश कह रहे हैं कि सबसे पहले जो सरकार का उदय है, उसकी जो पहली तस्वीरें हैं वो सीधे हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ हर घंटे का बदलती तस्वीरों का पूरा विश्लेषण भी करेंगे। तो सरकार के इस मंच पर हम ना केवल आपको नतीजे बता रहे हैं, बल्कि इन नतीजों के लिए जिम्मेदार चेहरे, उन कांधों, उन व्यक्तित्वों को भी आपके सामने लाते रहे हैं जो जीत के दारोमदार या हार की जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तय माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जय वीरू की जोड़ी बड़ी चर्चा में पिछले 5 वर्षों में रही। 2018 में मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री, अहम विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले TS बाबा, TS सिंहदेव साहब इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नमस्कार हम उनको करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका करते हैं सिंहदेव साहब। जी नमस्कार। सिंहदेव साहब कहते हैं कि नतीजों के एक पहले वाली जो रात है वो कत्ल की कयामत की रात जैसी होती है। आज की रात सब पर बड़ी भारी रहती है, किसी को नींद नहीं आती है। हम तो देखिए अपना मन सजाकर यहां बैठ गए हैं लाइव लगातार 32 घंटे का महाकवरेज लेकर। इस वक्त आपकी क्या तैयारी है? नतीजे आप किस तरह जानते हैं? नतीजों पर, हर घंटे बदलती तस्वीरों पर, बढ़ती उतरती धड़कनों पर आप किस तरह काबू पाते हैं? पहला रिएक्शन इसी पर दीजिए। कत्ल की रात तो गुजर गई, वो तो जिस दिन मतदान होता है उसकी पहली रात हम लोग कत्ल की रात कहते हैं। अब तो इंतजार का है। ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा लगा रहता है क्या होगा क्या होगा। अब तो कई चुनाव देख लिए, कई चुनाव लड़ लिए, तो थोड़ा कम असर होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो घोषणा के पहले की अनिश्चितता रहती है वो बरकरार रहती है। ऐसे मुझे विश्वास है जरूर कि बहुमत मिलेगा, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और मैं इस उम्मीद पे भी हूं कि मतदाता मुझे भी अंबिकापुर से काम करने का मौका देंगे। और सिंहदेव साहब, चूंकि लगातार ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स भी आ गए, हालांकि अब जनता का एग्जिट जो नतीजा है वो भी सामने आने वाला है। आप किस तरह की उम्मीद इस बार कर रहे हैं? चूंकि लगातार कई तरह के स्पेकुलेशंस सीटों को लेकर होते रहे, दावा आप लोगों ने कहा कि हम पिछली बार से बेहतर 75 पार की तरफ जा रहे हैं। तमाम चीजों को आपने बड़े जमीन से, बड़े करीब से देखा है और साफगोई से बात रखते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कल बाबा साहब? पचहत्तर पार तो एक लक्ष्य था कि ऊंचे लक्ष्य को लेके आदमी चलता है तब अच्छी मंजिल हासिल कर पाता है। 75 से ज्यादा आएंगी सीटें, ये बहुत कठिन बात थी। ये कहने वाले भी जानते थे, हम सब भी जानते थे, लेकिन आखिर लक्ष्य तो ऊंचा रखना होता है। 46 में सरकार बन जाएगी तो 46 के लक्ष्य को लेके आदमी नहीं चलता, ऊपर के लक्ष्य को लेके चलता है। और 71 सीटें थी, इसलिए 75 पहुंच के बाहर भी नहीं था, 75 हमने रखा था।
कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा रहे, अपने भी इरादे मजबूत रहे, अच्छे से जीत के आना है, काम किया है, कुछ कमियां भी होंगी, फिर भी विश्वास है, भरोसा है, लोगों का साथ मिलेगा, मतदाता का साथ मिलेगा, तो लक्ष्य आदमी ऊंचा रखता है। और वही 75 पार की बात थी। अब चुनाव के बाद अब एक चेंज कितने बहुमत से बाबा साहब, एक चेंज एकदम क्लियरली दिख रहा है। पहले 75 पार की बातें की जाती थी, अभी भी दावे हो रहे हैं 75 पार के, ऐसा नहीं है, लेकिन अब कई सारे नेता जो रियलिस्टिक होते हैं वो कहते हैं 60 प्लस तो हम ले आएंगे, 60 टच कर लेंगे, खास तौर पर एग्जिट पोल के बाद। तो क्या ये बार थोड़ा सा नीचे आएगा, ये लगने लगा है कांग्रेस को? तो पहले भी इसकी जानकारी थी कि अब सरगुजा में 14 की 14 संभाग में सीटें आ जाएं तो फिर दोबारा सीटें आएंगी, ये बहुत ज्यादा कठिन होता है। आजादी के बाद से चुनाव हुए वैसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा हुआ कि 14 की 14 सीटें आई, और उसकी पुनरावृत्ति हो सके ये हर आदमी जानता है कि अत्यधिक कठिन होता है। 1-2 सीट तो कोई भी हार सकता है, कभी भी कोई भी हार सकता है, तो वो जान के आदमी कहता है कि 14 में कोशिश करनी है, और 14 में हम लोग हैं। बस्तर में 12 सीटें थी, 11 जीते थे, बाई इलेक्शन में 12वीं सीट भी मिली, तो 12 के 12 दोबारा आएंगे। ये मन में बात एक टारगेट सा हो जाता है कि एक बार हुआ तो फिर से कोशिश क्यों ना की जाए। इन बातों को लेके आदमी चलता है, आगे बढ़ता है, और उस हद तक ये आकलन होते हैं। मतदान के बाद में हर आदमी समझता है और जानता है कि ये 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आने वाला है। उसके आसपास नजदीक से नजदीक रहने की कोशिश करनी है, स्वच्छ स्पष्ट बहुमत लाना है, और वही टारगेट था और वो मिलेगा, मेरे को विश्वास है। आप सिंहदेव साहब ये कह रहे हैं कि मतदान के बाद कई तरह की चीजें होती हैं, मैसेज मिलता है, उसकी वजह से स्पेकुलेशंस होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी मतदान के बाद उत्साहित नजर आ रही है। वो कह रही है कि महतारी वंदन योजना हो या किसानों के लिए जिस तरह से हमने वादा किया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने फैसला सुनाया है। वो ये कहते हैं कि जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। आप किस तरह से देखते हैं इन दावों को? और एक चीज जोड़ते हैं कि सत्ता पक्ष के दबाव में थोड़ा सा ज्यादा आंकड़ा दिखाते हैं एग्जिट पोल में, ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से। उन्होंने पहल की, इसमें कोई दो बात नहीं है कि जिन योजनाओं को वो नकारते थे कि ये रेवड़ियां हैं, उन्हीं नीतियों को अपनाने पे एक तरह से उनको मजबूर होना पड़ा। तो हमारी पहली जीत तो वहां हुई कि जिन नीतियों को लेके कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चल रही थी, उनको भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूरी में अपनाना पड़ा। दूसरा, जो महतारी वंदन योजना के संदर्भ में आपने कहा, यह भी सही है कि वो उसमें आगे हो गए। हमारे 15,000 की योजना थोड़ी पीछे से आई, और एक प्रोफेशनल तरीके से घर घर जाके उन्होंने ये फॉर्म भरवाए, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव तो जरूर पड़ा। तो ये दो बातें हैं कि उन्होंने वहां आने की कोशिश की, वरना घोषणा पत्र में अगर देखेंगे तो कई ऐसे बिंदु हैं महत्वपूर्ण जिसको उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने ऋण माफी को नहीं अपनाया, उन्होंने भूमिहीन किसान न्याय योजना जो कांग्रेस की है उसको नहीं अपनाया, उन्होंने बिजली बिल माफ 200 यूनिट तक का उसको नहीं अपनाया, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख से 10 लाख की लिमिट को और 50,000 से 5 लाख की लिमिट को उन्होंने नहीं अपनाया। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की बात वो उनके घोषणा पत्र में नहीं थी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु अगर आप देखें तो स्व सहायता समूह के कर्जे माफी की जो बात थी वो उसमें नहीं थी। सरकारी कॉलेजों और स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की बात है, वो उसमें उनके घोषणा पत्र में नहीं थी। तो ये कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जो उनके घोषणा पत्र में नहीं थे। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका ऐलान पहले ही कर दिया था, घोषणा पत्र आने के बहुत पहले, और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र आने के बहुत पहले। तो इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया है। अब मतदाताओं के निर्णय का इंतजार है, कल रिजल्ट आ जाएंगे। टीएस सिंहदेव जी, सरगुजा से मैं फिर शुरुआत करूंगा। एग्जिट पोल से जो अनुमान लगाए जा रहे हैं सरगुजा को लेकर, कहा जा रहा है कि पिछली बार आपने खुद स्वीकार किया कि इतिहास बना, क्लीन स्वीप आप लोगों ने किया, जिसकी उम्मीद संभवतः जो की थी उससे ज्यादा आपको मिला। अब की बार आपका आंकलन स्वयं का क्या है? क्योंकि पिछली पूरी जीत का क्रेडिट मैनिफेस्टो को, उसकी कमेटी
उसमें चूंकि आप अध्यक्ष थे तो उस नाते आपको भी दिया गया था। साथ में यह भी कहा गया था कि उस पूरे अंचल में, संभाग में आपकी मेहनत और पूरी जमावट काम आई थी। अब की बार कह रहे हैं कि वहां एक बड़ा डेंट लग रहा है, बस्तर में बड़ा डेंट लग रहा है। मैदानों में तो पिछली बार भी मुकाबला था, अब की बार भी है। आपका आकलन बस्तर को लेकर, सरगुजा को लेकर खुद का क्या है, अनुमान क्या आपका? इसमें कुछ सीटें कम होंगी, 100% सीटें आती हुई मेरे को नहीं दिख रही। हालांकि सभी सीटों में कांग्रेस अभी भी संघर्ष में है। सरगुजा संभाग की 14 सीटें, बस्तर संभाग की 12 सीटें, एक आध सीट में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम पीछे मत हो, वरना ये 26 सीटों में संघर्ष में तो कांग्रेस है। अब ये 2000, 3000, 5000 से जो हार जीत होती है, इसका आकलन लगा पाना मेरे लिए असंभव है। लेकिन कांग्रेस कहीं पर जो वॉश आउट की स्थिति है कि नहीं, ये तो पक्का सीट हम हार रहे हैं, वैसी स्थिति सरगुजा और बस्तर में एक आध सीट में होगी तो होगी, वरना नहीं। किसी की जिम्मेदारी मानते हैं आप इसमें? पिछली बार पूरा क्रेडिट आपको दिया जा रहा था उस कम से कम सरगुजा संभाग का कार्यकर्ताओं के साथ, अब की बार किसी की जिम्मेदारी मानते हैं? जिम्मेदारी हमेशा सामूहिक रहती है। मेरे को लोगों ने कुछ बिंदुओं के लिए सराहा था, पिछले चुनाव में सराहा था, तो मैं आभारी भी हूं, अत्यंत आभारी हूं उसके लिए। मेरे लिए सद्भावना लोगों के मन में अगर है, सरगुजा के भी, छत्तीसगढ़ के भी, तो वो मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी एक, समझ लीजिए कि उपलब्धि है। मेरे लिए बहुत बड़ा एक पूंजी मेरी हो गई, जीवन की पूंजी, उसको मैं मान के चलता हूं। शेष जवाबदारियां हमेशा साझा रहती हैं। एक आदमी कोई सोच ले कि वो पूरे रिजल्ट ले आएगा या एक आदमी के चलते हार जीत पूरी हो जाएगी, ये सोचना ही गलत है। ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा नहीं होता, और ये तो टीम गेम है, एकल खेल नहीं है। ये जो सवाल अभी पुनीत जी ने पूछा, सब कुछ कर लेगा। इसी को दूसरे तरीके से भी अगर पूछे बाबा साहब, 26,000 पोलिंग बूथ, तो ये भी चूंकि जानकार पिछली बार कहते रहे कि सरगुजा की जनता ने भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को खासतौर पर आपके चेहरे को देखकर दिया, ये सोचकर कि अगर सरकार बनी तो सरताज आप बनेंगे, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, अपने इलाके से बनेंगे। इस बार थोड़ी सी परसेप्शन बदला हुआ है, चेंज है थोड़ी सी परिस्थितियां, तो आपको लगता है कि इसकी वजह से भी कुछ इस बार चेंज हो सकता है सिनेरियो? पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब से काम करने का मौका दिया, तो छत्तीसगढ़ में लोगों से परिचय हुआ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और छत्तीसगढ़ में एक तरह से उपस्थिति एक व्यक्ति की बन सकी। तो हर जगह कहीं ना कहीं जिन लोगों से आप संपर्क में आते हैं, वो आपके लिए सद्भावना रखते हैं और लोगों के मन में ये बात आ सकती है, और ऐसे सभी सीनियर लीडर्स के साथ होता है। कोई भी सीनियर लीडर अपने विधानसभा या अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। उनके जान पहचान, उनके संबंध, उनका प्रभाव प्रदेश भर में रहता है। और अब उम्र के इस पड़ाव में और राजनीति में इतने साल काम करने का अवसर जो पार्टी ने और मतदाताओं ने दिया, साथियों ने दिया, उसमें हम लोग भी अपने आप को वैसी स्थिति में पाते हैं। सरगुजा संभाग गृह कार्य क्षेत्र है, वैसा माना जाता है, इसलिए सरगुजा में फोकस हो जाता है। और स्वाभाविक है कि सरगुजा में पले बढ़े परिवार यहाँ का है, लोग करीबी से जानते हैं, उसके अच्छे भी पक्ष होते हैं, बुरे भी पक्ष होते हैं, सकारात्मक पहलू भी होते हैं, नकारात्मक पहलू भी होते हैं। पिछले बार हम लोग लकी थे कि 14 की 14 सीटें जीते, और इस बार जैसे मैंने कहा, और ये ईमानदारी से कह रहा हूं, कि 14 की 14 सीटों में कांग्रेस अच्छे से चुनाव में भाग लेती हुई मुझे दिख रही है। परिणाम क्या आते हैं उसका इंतजार, और श्रेय कभी किसी एक व्यक्ति को देना भी नहीं चाहिए। जी, एक सवाल बार बार रह करके उठ रहा है। जी, एक सवाल बार बार रह कर प्रदेश में उठ रहा है, ऑपरेशन लोटस को लेकर। जो एग्जिट पोल के अनुमान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम जहां तक आंकड़ा दिखा रहा है, वो 43 से 45 तक टच करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 46 मैजिक फिगर के बहुत करीब है। ये भी एक स्टेटमेंट बीच में काफी चला था कि वहां से अगर 35 प्लस सीट्स भी आ जाती हैं बीजेपी की, तो गवर्नमेंट हम बना लेंगे। उसमें कितनी सच्चाई वो बीजेपी जानती है, उनका खेमा जानता है। क्या ऑपरेशन लोटस को लेकर कोई प्रिपरेशन कांग्रेस ने कर रखी है बचाव की? आपको लगता है यहां उसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है?
मुझे नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थिति आएगी। अगर वो 35 सीट देख रहे हैं तो 55 सीट दूसरी तरफ देख रहे हैं, और 20 लोगों को प्रभावित कर पाना ये संभव नहीं है, ये असंभव सी बात रहेगी। 2, 4, 5 की बात होती है तो फिर धड़कनें बढ़ सकती हैं। आज के दुर्भाग्यपूर्ण इस जमाने में जहां इस प्रकार के जनमत का भी दरकिनार करके लोग पहल करके और सरकारें बनाने और तोड़ने में लग जाते हैं, ये बंद भी होना चाहिए। ऐसे संविधान में, ऐसे नियमों और कानूनों में व्यवस्था बननी चाहिए कि इसकी गुंजाइश ही ना रहे। फिलहाल जब तक ऐसा है, अंतर जब तक बहुत कम का नहीं रहेगा, तब तक ऐसी परिस्थितियों के लिए गुंजाइश नहीं रहेगी। सिंहदेव साहब, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, आप अपने बेबाकी से बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान आपने दिया, पत्रकारों से आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से, संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और अगर जीत मिलती है तो ट्रॉफी भूपेश बघेल को मिलनी चाहिए। ये इस बयान को थोड़ा समझाना चाहेंगे आप इसको कि इसका क्या मतलब है? टीम खेलती है और जब ट्रॉफी लेने की पारी आती है तो कप्तान को ही बोला जाता है कि कप्तान जाएंगे और सबके तरफ से लेके आएंगे ट्रॉफी। अब ट्रॉफी अगर ली रोहित शर्मा ने तो विकेट तो साथ लिए शमी ने, तो शमी को हम नहीं भेजते। 2 लोगों ने उस मैच में सेंचुरी बनाई थी, तो ना रोहित को भेजा गया ना श्रेयस अय्यर को भेजा गया। तो मैच के प्राइज लेने के लिए तो कप्तान ही जाते। लेकिन बार बार एक सवाल उठ रहा है जय वीरू की जोड़ी को लेकर के, और ये कहा जा रहा है, खुलकर आप बता ही दीजिए, अब की बार क्या कोई प्री फॉर्मूला डिसाइडेड है? जीत जाए तो इसको आप ये मत कहिएगा कि अब ये संभावना और बात की बात है, सब जानना चाहते हैं। सिंहदेव जी ने इतनी बार कहा है चुनाव के दौरान, मेरी इच्छा है, बड़े पद पर काम करने की सबकी इच्छा होती है, इच्छा अपनी जगह, तैयारी कैसी है अब की बार, और पार्टी के भीतर की तैयारी से इशारे क्या मिल रहे हैं? इसमें मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। मैंने विधायक के रूप में काम करने के लिए पहली बार चुनाव में भाग लेने के लिए पहल की, लोगों का साथ मिला, बमुश्किल से पहला चुनाव जीत पाया और तब से एक सिलसिला चल पड़ा। परिस्थिति ऐसी बनी कि नेता प्रतिपक्ष बने। दूसरी बार 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया तीसरे चुनाव में 2018 में, चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश भाई को और मेरे को। वो मुख्यमंत्री वाले में समीक्षा होने लगी कि 4 में होने वाले हैं, तो वहां तक ही पहुंच गए, वही बहुत है। और आगे जो जिम्मेदारियां मिलेंगी हम करेंगे। जय वीरू की जोड़ी थी, अब की हम लोगों ने काका बाबा कर दिया है, और जो तय किया है वो ये तय किया है कि पिछले 5 साल, इस बार भी क्या दावेदारी है टीएस सिंहदेव की? भी जवाब देते रहे, मैं भी जवाब देता रहा, लोग भी पूछते रहे। ना पिछले बार दावेदारी थी। आपने कहा स्पष्ट रूप से बता दीजिए, तो हम लोगों ने कि दोनों ने या चारों ने दावेदारी नहीं की थी। 11 तारीख को मतदान का मत गणना हुई थी, 12 तारीख को हम लोग कुछ बातें लगातार की जा रही हैं। एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि विधायकों को फौरन प्रमाण पत्र लेकर विजय का एक जगह जमा किया जाएगा, सबको दिल्ली बुलाया जाएगा, पिछली गलतियों को ना दोहराया जाए, इस बात की पूरी तैयारी की जाएगी जो अन्य स्टेट्स में हुई है। वो आदमी सोचता है, ये सब सोचता है। मैंने अखबार में भी पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ले जाने की तैयारी में है, कांग्रेस वाले शायद कर्नाटक ले जाना चाह रहे हैं। अखबारों में जरूर ये पढ़ने को आया, मेरे को ऐसी जानकारी नहीं है। जी। और परिस्थिति जैसी बनती है फिर वैसा होता है। मुझे नहीं लगता चलिए आने की जो बात है, आखिर विधायक दल की बैठक चलिए अब बस नतीजों के लिए कुछ घंटे का इंतजार है। दल की बैठक कैसे होगी? जी, कुछ घंटे का इंतजार है, की बैठक तो होगी जी, कुछ घंटे का इंतजार है। शुभकामनाएं आपको देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि आपने वक्त हमको आज दिया है। नतीजों के लिए लगातार IBS 24 के साथ तमाम दर्शक बने रहे, उन्होंने आपको भी सुना। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिस बेबाकी से, बहुत साफगोई से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कमोबेश अभी भी तमाम सवालों के जवाब उन्होंने उसी तरह से रखे हैं। और जो 75+ का जो बात लगातार कांग्रेस पार्टी दावा करती है, उसमें भी उन्होंने कहा कि 75+ की तरफ जाना मुश्किल नजर आता है वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि सरगुजा में, बस्तर में, जहां हम लोग 100% सीट जीते थे, दोबारा उस तरह का प्रदर्शन वहां पर हो पाना नजर नहीं आता। तो